हेलो फ्रेंड्स, एडुनामा में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे परफेक्शन आईएएस के द्वारा प्रकाशित बिहार करंट अफेयर्स। इसमें 69th बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा हेतु करंट अफेयर्स दिया गया है और ये 5 सितंबर 2023 तक अपडेट की गई है। इसमें जो मेन पॉइंट्स है वो है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, बिहार बजट, बिहार जनगणना 2011, बिहार की प्रमुख योजनाएं और वन स्थिति रिपोर्ट 2021। इस वीडियो को कंप्लीट रूप से देखें, ये काफ़ी फायदेमंद रहेगी। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में इसे शेयर कर दें। आगे बढ़ते हैं। बिहार बजट 2023-24, इससे हम शुरुआत करते हैं। देखते हैं पॉइंट्स वाइज। वर्ष 2023-24 के बजट का कुल आकार कितना है? 2,61,885.40 करोड़ रुपये। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। ये बिहार स्पेशल में खासकर बिहार बजट से ये जो आंकड़ा है ये पूछा जाता है। इसको याद रखें, 2,61,885.40 करोड़। तो शुरू के अक्षर 2,61,000 याद रखेगा। जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट आकार जो पहले था इसको याद नहीं रखना है, उससे कितना है? 24,194.21 करोड़ रुपये अधिक है। तो ये कितने अधिक है? तो 24,194.21 करोड़ रुपये अधिक है। और ये बजट आकार में पिछले साल की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है? तो 10.18% है जो अधिक है। ठीक है, तो इसको ये डाटा और ये डाटा और ये डाटा, तीन डाटा यहाँ पे याद रखना है कि 2,61,885.40 करोड़ जो 2023-24 का बजट है उसका कुल आकार है। और ये 2022-23 के बजट आकार का अभी कितना वृद्धि किया है? अधिक है। ये 24,194.21 करोड़ रुपये। और ये टोटल है जो बढ़त हुआ है कितना? 10.18% की। विकास दर के मामले में बिहार है जो 10.98% का देश में तीसरा स्थान है। का देश में कौन सा स्थान है? तीसरा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट। पहला स्थान किसका? आंध्र प्रदेश का 11.4% तथा दूसरा स्थान है जो राजस्थान का 11.4% है। तो याद रखिएगा, पहला है जो आंध्र प्रदेश और दूसरा राजस्थान और तीसरा बिहार का है विकास दर के मामले में, ग्रोथ रेट के मामले में। ठीक है। और 2023-24 वर्ष में बिहार का जो विकास दर है वो 15.24% रहने का अनुमान लगाया गया। कितना? 15.24%। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। इसके जगह पे 15.76, 10.98 दे देगा, लेकिन आप है जो इसको याद रखिएगा 15.24%। बिहार सरकार को सर्वाधिक रुपया है जो कहां से? केंद्रीय करों में राज्य के अंश से प्राप्त होता है, जो कितना? 39.20% है। याद रखिएगा, बिहार सरकार को सर्वाधिक रुपया केंद्रीय करों में, सेंट्रल टैक्सेज में राज्य के अंश से प्राप्त होता है, जो 39.20% है। बिहार सरकार का सर्वाधिक रुपया सामाजिक सेवाओं पर खर्च होता है, सोशल सर्विस पे खर्च होता है, जो 38.14% है। उसके बाद सामान्य सेवा, जनरल जो सर्विस है उस पर 28.38% खर्च होता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार के कुल प्राप्तियों में, कुल जो रिसिप्ट आया है गवर्नमेंट का, उसमें राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा है जो 81.01 है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट का कितना हिस्सा है? 81.01%, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 में 82.69% अनुमानित था। तो ये आप देखिएगा 82.69% अनुमानित था, जिसमें से 81.01% है जो रेवेन्यू का रिसिप्ट आया है, प्राप्ति आया है। तो थोड़ा सा कम गया है। राजकोषीय घाटा देखिए 2021-22 में जीएसडीपी का कितना रहा था? ये 3.78%, ये वास्तविक रहा था रियल पे। राजकोषीय घाटा 2022-23 देखते हैं। 2022-23 ये है जो 3.47% रहा था, अनुमानित किया गया था। और राजकोषीय घाटा 2023-24 में जीएसडीपी का कितना? 2.98%। ये याद रखिएगा कि राजकोषीय घाटा, ये यहाँ से राजकोषीय घाटा से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो फिस्कल डेफिसिट, ये जो मेन जो थीम है बीपीएससी का बिहार स्पेशल बजट से पूछने का, यही पूछता है कि जीएसडीपी का कितना परसेंट अनुमानित है? तो 2.98% और ऊपर से पढ़े 15.14%, इसका ग्रोथ रेट है। ठीक है। राजस्व बचत, रेवेन्यू जो सेविंग है वो 2021-22 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये राजकोषीय घाटा 2023-24 के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसका देख लीजिएगा कि 2022-23 में कितना था? 3.47% अनुमानित था, अभी है जो 2.98%। यहाँ पे दे रहा है कि 2023-24 का जो बजट है 10 सूत्री प्राथमिकताओं पे केंद्रित है। 10 सूत्री है, 10 फार्मूला बेस्ड है। ठीक है, प्राइमरी है जो 10 सूत्री प्राथमिकता पे केंद्रित है। पहला कौन कौन है ये देखते हैं। युवा और रोजगार, युवा और रोजगार पे है। अनवरत महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट है। अल्पसंख्यक कल्याण, माइनॉरिटी वेलफेयर से अल्पसंख्यक कल्याण। पुलिस बल का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस।
कृषि एवं ग्रामीण विकास, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, हरित विकास, देखिए ग्रीन डेवलपमेंट भी है, आधारभूत संरचना एवं औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड, ठीक है, ये आधारभूत संरचना है, कोर बेस्ड स्ट्रक्चर, शहरी विकास है, अर्बन डेवलपमेंट, स्वास्थ्य प्रक्षेत्र है, हेल्थ सेक्टर में है, औद्योगिक विकास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है। तो इसको है जो एक बार नजर में रखिएगा कि क्योंकि 10 सूत्री प्राथमिकता में कौन नहीं है ऐसा करके पूछ देगा। और इसमें देखिए युवा को है, महिला का है, अल्पसंख्यक का है, पुलिस बल का है, कृषि और ग्रामीण विकास का है और हरित विकास भी है। ये याद रखिएगा। आधारभूत संरचना औद्योगिक विकास है, यहाँ पे औद्योगिक विकास है तो ये पहले आधारभूत संरचना है, शहरी विकास है और स्वास्थ्य प्रक्षेत्र है, तो इसको याद रखिएगा। अब देखते हैं बिहार का वित्तीय वर्ष 2023-24 एक दृष्टि में। यहाँ पे देखिए 2022-23 बजट अनुमान करोड़ रुपए में दिया गया है और देखिए कुल प्राप्ति है कितना हुआ, 2,62,58.40 करोड़ रुपया। तो ये जो फैक्ट है इसको याद रखिएगा, जहां जहां याद रखना हो उसको हम बोल देते हैं। और देखिए रेवेन्यू रिसिप्ट राजस्व प्राप्ति है 2,12,326.97 करोड़ रुपये। तो ये देखिए टोटल रिसिप्ट हुआ है 2,62,058 और टोटल राजस्व रेवेन्यू रिसिप्ट कितना हुआ तो 2,12,326.97 करोड़। और इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और देखिए पूंजीगत जो प्राप्ति है, पूंजीगत प्राप्ति कैपिटल जो रिसिप्ट है वो काम कितना आया है, ये 4,97,49,758.44 करोड़ रुपया पूंजीगत प्राप्ति। और कुल व्यय कितना हुआ, खर्च कितना हुआ तो 2,61,885। जितना जो टोटल रिसिप्ट आया था उसमें से टोटल जो खर्च हुआ था कितना 2,61,885.40, जिसमें राजस्व व्यय रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर है उस पर 2,07,843 करोड़ सबसे ज़्यादा रेवेन्यू रिसिप्ट पे। और पूंजीगत व्यय जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है जैसे पुल बनाना, रोड बनाना, उस पर 54,37.40 करोड़ रुपये खर्च की गई है, ठीक है। तो आपका है जो कुल व्यय और टोटल रिसिप्ट कितना आया था, रेवेन्यू रिसिप्ट कितना आया था इसको याद रखिएगा। और राजस्व बचत कितना हुआ तो 44.78 मात्र है, 44,478.97 करोड़ रुपये इसका बचत हुआ। और राजकोषीय घाटा कितना हो गया तो ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको याद रखिएगा 25.567.83 करोड़ रुपये, 25.567.83 करोड़ रुपये राजकोषीय घाटा रेवेन्यू डेफिसिट हुआ। अब जानते हैं कि बिहार बजट में वर्णित है कि रुपया कहां से आता है। तो देखिए केंद्रीय करों में राज्य का अंश कितना है 39.20%, वहां से 39.20% आता है रुपया। केंद्र सरकार से सहायता अनुदान जो ग्रांट टाइप के मिलता है वो है जो 20.37% मिलता है। और राज्य सरकार का कर राजस्व जो टैक्स रेवेन्यू है वो 18.96% होता है, लगभग 19%। लोक ऋण पब्लिक डेप्ट है वो जो 18.82% और राज्य का कर भिन्न राजस्व है जो 2.48% और ऋणों की वसूली है जो की जाती है कितना 0.16%। तो रुपया कहाँ से सबसे अधिक कहाँ से आता है तो केंद्रीय करों में सेंट्रल जो टैक्स है उसमें से राज्य का अंश हिस्सा मिलता है वो 39.20%, इसको याद रखिएगा। उसके बाद केंद्र सरकार से सहायता अनुदान मिलता है 20.37%, तो दो को याद रखना है। और रुपया कहाँ जाता कहाँ है, इतना आता है तो जाता कहाँ है तो सामाजिक सेवा पे सबसे ज़्यादा है जो बिहार खर्च करता है, सोशल सर्विस पे 38.14%। देखिए अगर केंद्र जो केंद्रीय कर है जो टैक्स है उसमें से राज्य का हिस्सा मिलता है 39.20%, तो उसमें से 38.14 लगभग पूरा के पूरा है जो खत्म कर देता है, सामाजिक सेवा पे खर्च कर देता है। और सामान्य सेवा जो जनरल सर्विस है उस पर 28.38% है जो खर्च करता है। इकोनॉमिक सर्विस पे खर्च करता है 24.01% और लोक ऋण जो पब्लिक डेप्ट है उस पर 9% है जो उस पर खर्च करता है। ऋण और पेशगिया, ठीक है, ये 0.47% और सहायता अनुदान और अंशदान है जो 0.01% है जो इस पर खर्च करता है। तो इस तरीके से देखिए रुपया सबसे ज़्यादा कहाँ जाता है तो सामाजिक सेवा पे जाता है और सामान्य सेवा पे जाता है। रुपया कहाँ से आता है कहाँ, ये केंद्रीय कर में राज्य का अंश है जो 39.20% है, ठीक है। और 38 ये देखिए 39.020% केंद्रीय करों में राज्य का अंश है जो सबसे अधिक है जो रुपया यहीं से आता है। और रुपया कहाँ जाता है तो सबसे अधिक सोशल सर्विस सामाजिक सेवा में 38.14% जाता है। अब हम जानेंगे बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियमावली कब आया था। 2022 के अंतर्गत यह पहला बजट है। तो बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियमावली 2022 के अंतर्गत यह पहला बजट है जिसके अंतर्गत निम्न लक्ष्य रखे गए हैं। राजकोषीय घाटा को रेवेन्यू डिफिसिट को 3%
की सीमा के अंदर रखना। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि राजकोषीय घाटा को कितने तक सीमा के अंदर रखना है, तो 3% तक है जो रखना है। राजस्व घाटा को समाप्त कर राजस्व अधिशेष जुटाना, जो रेवेन्यू जो डेफिसिट होता है उसको समाप्त करके रेवेन्यू सरप्लस, मैंने रेवेन्यू को सरप्लस में ले जाना है, राजस्व को अधिशेष बनाना है। कुल बकाया ऋण राशि को सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, के अनुपात में धीरे धीरे कम करना। तो कुल बकाया ऋण राशि को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में धीरे धीरे कम करना है। तो टोटल जो बकाया ऋण राशि है उसको जीएसडीपी के अनुपात में है जो धीरे धीरे कम करना है, बढ़ाना नहीं है, कम करना है। यहाँ पे स्टेटमेंट को फंसा करके दिया जाएगा कि बढ़ा देना है, तो नहीं, ऐसा कम करना है, ठीक है, कैपिटल टैक्स में। 2023-24 में उच्चतर आर्थिक विकास दर प्राप्त करना है। देखिए उच्चतर आर्थिक विकास दर प्राप्त करना है 2023-24 में। आपने देखा कि लगभग 15 कुछ परसेंट है जो इसमें आर्थिक विकास दर रखा गया है, एक्सपेक्ट किया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा कितना, 15.24%, 15.24%। यह है 2022-23 में, 23-24 में सॉरी, उच्चतर आर्थिक विकास दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया 15.24%। अब देखिए जानते हैं आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 योजना, वित्तीय वर्ष 2023-24। वित्तीय वर्ष 2023-24 में आत्मनिर्भर 7 निश्चय 2 2020 से 25 तक है। कब तक है? 2020 से 25 तक के अंतर्गत कुल 5,000 करोड़ रुपए, कितना, 5,000 करोड़ रुपए फैक्चुअल है, याद रखिएगा 5,000 करोड़ रुपए है जो आत्मनिर्भर 7 निश्चय 2 जो 2020 से 25 तक उसमें खर्च करने का उपबंध किया गया है। जिसमें पहला क्या है, इसके जो 7 निश्चय है, 7 निश्चय 2 के, वो देखते हैं। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, राज्य के प्रत्येक पॉलिटेक्निक संस्थानों में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, क्वालिटी को बढ़ाने के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति याद रखिएगा, तो यहाँ पे ये राज्य के प्रत्येक पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में। दूसरा क्या है, सशक्त महिला सक्षम महिला, तो ये भी पूछा जा सकता है कि 7 निश्चय 2 में लास्ट ईयर पूछा भी गया था 7 निश्चय 2 या 7 निश्चय 1 में कौन कौन है कौन कौन नहीं है। तो कुछ दे देता है मिलाकर, एक दूसरे को मिला के दे देता है, कुछ देता है कि 7 निश्चय 2 में कौन है और 7 निश्चय 1 में कौन है, ऐसे करके। तो यहाँ पे 7 निश्चय 2 अभी अपडेट की गई, तो उसमें है जो आप पूछ लीजिए, देख लीजिएगा। तो पहला युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला सक्षम महिला ये दूसरा है। ये राज्य की महिलाओं के बीच स्वरोजगार, सेल्फ जो एम्प्लॉयमेंट है उसको बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना हेतु वर्ष 2023-24 में रुपीज 250 करोड़ एवं उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहित करने हेतु वर्ष 2023-24 में 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है। तीसरा है कि हर खेत तक सिंचाई का पानी, कृषि विभाग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा सामूहिक नलकूप मतलब ट्यूबवेल योजना, ट्रेचिंग योजना, शुष्क बागवानी योजना एवं पक्का चेक डैम योजना हेतु वर्ष 2023-24 में 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। चौथा है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, सभी गांवों में प्रत्येक वार्ड में सोलर स्ट्रीट लाइट है जो लगाई जानी है। राज्य के पशुपालकों एवं मछली पालकों की आय बढ़ाने के लिए, इनकम बढ़ाने के उद्देश्य से आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर दुग्ध उत्पादन एवं प्रसंस्करण, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन है उसका प्रोसेसिंग, मुर्गी पालन, पोल्ट्री, मछली पालन, फिशिंग आदि को बढ़ावा दिया जाएगा। किसमें? स्वच्छ गांव समृद्ध गांव में। स्वच्छ शहर विकसित शहर देखते हैं अब। तरल अपशिष्ट प्रबंधन, ठीक है, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। लोहिया स्वच्छ, ये देखिए पूछा जाएगा कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय कहां से जुड़ा हो? स्वच्छ शहर विकसित शहर। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में 15 जिलों में एक प्लास्टिक प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की जाएगी। कहाँ पे? 24 में से 15 जिलों में, 15 जिलों में 2023-24 में 15 जिलों में एक प्लास्टिक प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की जाएगी। 10 जिलों में गोवर्धन इकाई का निर्माण किया जाएगा। वृद्धाश्रम की स्थापना की जाएगी 10 जिलों में, देखिए 10 जिलों में। तथा जल निकासी के लिए ड्रेनेज सिस्टम को बनाया जाएगा जल निकासी के लिए। सुलभ संपर्कता, इजी कनेक्टिविटी, ठीक है, इसमें ग्रामीण पथों की संपर्कता योजना के तहत कुल 1623 पथ प्रस्तावित है, जिनकी लंबाई है जो 12,250.3 किलोमीटर है, 32 किलोमीटर है। सुलभ संपर्कता है तो बाईपास निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप है जो बस इसको है जो स्वच्छ शहर विकसित शहर सुलभ संपर्कता ये सब है जो याद रखिएगा कि कौन किस में दिया गया। ठीक है, अब देखते हैं सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं। बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत व्यवस्थाएं विकसित करने हेतु
एवं गांव-गांव तक लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं बजट से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 33,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई जाएगी। 33,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई जाएगी बिहार में। लखीसराय के कजरा और भागलपुर के पीरपैंती, देखिए क्वेश्चन पूछा गया पीरपैंती वाला। ठीक है, लखीसराय के कहाँ, कजरा में। कजरा पूछने का चांस है, तो लखीसराय कहाँ है, ये कजरा लखीसराय में। तो लखीसराय के कजरा और भागलपुर के पीरपैंती में सोलर ऊर्जा परियोजना, सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट है जो लगाई जाएगी। कहाँ पे, लखीसराय के कजरा और भागलपुर के पीरपैंती में। लास्ट ईयर पीरपैंती पूछा था। जल जीवन हरियाली अभियान के लिए वर्षा जल संचय करने वाले को होल्डिंग टैक्स पर 5% की छूट मिलेगी। तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये 5% की छूट मिलेगी किसको, जल जीवन हरियाली अभियान के लिए वर्षा जल संचय करने के जो करेगा उसको होल्डिंग टैक्स पे है जो 5% की छूट मिलेगी। तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं को 25,000 रुपये दी जाएगी। तो तलाकशुदा जो अल्पसंख्यक महिला है उसको 25,000 रुपया दिया जाएगा। जीविका के अंतर्गत अब तक कुल 10.45 लाख स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन किया गया है। इससे 1,30,00,000 महिलाओं को जोड़ा गया। टोटल 1,30,00,000 महिलाओं को जोड़ा गया है। 10.45 लाख जो है स्वयं सहायता समूह का गठन हुआ है। राज्य में 6 जगह रोपवे बनाया जाएगा। 6 जगह, कितने जगह, 6 जगह, 6 रोपवे बनाया जाएगा। गया के प्रेतशिला पर्वत, देखिए याद रखेगा प्रेतशिला पर्वत कहाँ है, गया में। ऐसे करके ब्रह्मयोनी भी याद रखेगा, ब्रह्मयोनी और प्रेतशिला कहाँ है, गया में है। डुंगेश्वरी पर्वत, ब्रह्मयोनी पर्वत, देखिए गया में ही सारा है। प्रेतशिला पर्वत, डुंगेश्वरी पर्वत, ब्रह्मयोनी पर्वत। और जहानाबाद में बनावर पर्वत जो बराबर है, जो बराबर जानते हैं आप लोग, जहानाबाद में बराबर पर्वत। कैमूर में मुंडेश्वरी पर्वत, और रोहतास में रोहतासगढ़ किला में रोपवे परियोजना का काम पूरा होगा। तो कहाँ कहाँ 6 जगह है, तो गया के प्रेतशिला पर्वत, डुंगेश्वरी पर्वत, ब्रह्मयोनी पर्वत। याद रखेगा डुंगेश्वरी गया में है, गया इसमें डुंगेश्वरी में है, जबकि मुंडेश्वरी में माँ आता है, मुंडेश्वरी में, कैमूर में माँ आता है। तो मुंह याद रखेगा, मुंडेश्वरी और कैमूर, डुंगेश्वरी गया। और जहानाबाद में कहा है, बनावर जो बराबर आप जानते करते हैं। ब्रह्मयोनी है कहाँ, गया में। और रोहतास में रोहतासगढ़ किला, यहाँ पे रोपवे परियोजना 6 जगह में टोटल किया जाएगा पूरा। राज्य के 62 अस्पतालों में दीदी की रसोई है जो शुरू की गई है, दीदी की किचन 62 अस्पतालों में। इस साल बिहार में 3 करोड़ पौधों का पौधारोपण किया जाएगा। कितने, 3 करोड़ पौधों का। राज्य में 17 एथेनॉल यूनिट्स का निर्माण करना है। कितने, 17 एथेनॉल प्लांट्स। ठीक है, 17 एथेनॉल प्लांट है जो बनाना है राज्य में। अब हम जानते हैं 2023-24 में विभागवार उद्वय राशि कितने करोड़ रुपए में उसके राशि है जो आवंटन की गई है। तो शिक्षा विभाग को कितना, 22,200 करोड़ रुपया है जो दिया गया है, लगभग 22% सबसे ज्यादा, मैक्सिमम। तो याद रखिएगा 22.20% है जो शिक्षा विभाग पे पहला पे स्थान पे ये है खर्च के मामले में, उसको राशि सबसे ज्यादा दिया गया है शिक्षा विभाग को। जबकि ग्रामीण विकास विभाग रूरल डेवलपमेंट, जो रूरल ग्रोथ डेवलपमेंट है, उसको है जो 15,193.19 करोड़ रुपये दी गई है। ये 15.19% है। और समाज कल्याण विभाग को 8,191 करोड़ रुपया दी गई है, 8.19% है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये देखिए हेल्थ वाला है, हेल्थ वाला याद रखिए 7,117 करोड़, लगभग इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट किया गया, 7.12%, 4.42%। पथ निर्माण में तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है शिक्षा विभाग वाला, याद रखिएगा। और ग्रामीण विकास को याद रखिएगा 15,193.19 और 22,200। ठीक है, तो 22.2 और 15.19। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये टोटल कृषि विभाग में है 2781.99 करोड़ रुपये। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे टोटल जो 1 लाख करोड़ है उसमें से डिवाइड किया गया है सब सेक्टर में। ठीक है, ये देखिए बिहार की जनगणना, सेंसस ऑफ बिहार 2011। ये देखिए यहाँ से मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है जो बीपीएससी है, जो लगभग 3 क्वेश्चन कम से कम एटलीस्ट इन केस 1 या 2 क्वेश्चन तो पूछता है। तो इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट आप देखिए दीजिएगा। देखिए कुल जनसंख्या कितना है बिहार का, तो 10,40,99,452। ये टोटल फैक्ट है, आपको याद रखना है कि 10,40,99,452। तो शुरू में या ऐसे याद रखिएगा 10.41। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं, करोड़ है।
तो कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है। पुरुष जिसमें कितना है ये परसेंटेज में याद रखिएगा आप, इसका आधा कर दीजिएगा, लगभग 5,42,00,000 और 4,98,00,000 है जो ये महिला है। तो पुरुष का कितना परसेंट है 52.14%, 52.14% और 47.86% है। ये कभी पूछा जा सकता है कि पुरुषों की संख्या कितना है, तो 52.14% और 47.86% है जो महिला का है। ग्रामीण जनसंख्या पूछा गया है कि कितना होता है, तो ये 88.7% है जो ग्रामीण जनसंख्या बिहार में है। कितना 88.7%। और शहरी जनसंख्या है जो बार बार पूछा जाता है, ये 11.3% है। लेकिन हाल ही में है जो एक रिपोर्ट में है ये दिया गया कि यह जो 15.3% है जो बढ़ गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, शहरी जनसंख्या को अपडेट कर लीजिएगा। ये जनसंख्या है जो यदि सेंसस के अनुसार पूछा जाएगा तो 11.3%, नहीं तो बिना सेंसस का यदि पूछेगा कि अभी वर्तमान में कितना है तो 15 कुछ परसेंट है। आप अपडेट करके आपको हम कमेंट में कर देंगे, ये शायद 15.3% ही है। जनसंख्या घनत्व कितना है बिहार का, पॉपुलेशन डेंसिटी, तो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। 1106 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि पूरे जो इंडिया का है नेशनल लेवल पे उसका जनघनत्व है 382। देखिए मतलब कि इसका क्या हो गया कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में आप बिहार में है जो 1106 आदमी रह रहा है, जबकि पूरे भारत में है जो 382 है जो 1 किलोमीटर स्क्वायर में रह रहा है। तो देखिए अब कितना है जो पॉपुलेशन डेंस है यहाँ पे, घनत्व जो मतलब घनी है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, तो ये शिवहर का, और बिहार में सबसे ज़्यादा जो शिवहर जिला का है वो 1880 है, मतलब कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में वहाँ पे 1880 लोग रह रहे हैं। और सबसे न्यूनतम कहाँ पे, कैमूर में बिहार में है जो, कैमूर में 488 लोग हैं जो 1 किलोमीटर स्क्वायर में रह रहे हैं। और लिंगानुपात देखते हैं, सेक्स रेशियो, तो 918 महिला प्रति 1000 पुरुष है। तो सेक्स रेशियो निकाला जाता है महिलाओं के ऊपर संख्या और उसके बटा 1000 पुरुष पे निकाला जाता है। तो 918 महिला है जो 1000 पुरुष पे है। तो यहाँ पे भी गैप हो रहा है कितने का, लगभग 82 का। 82 है जो महिला है जो कम गई, तो 82 यहाँ पे लिंगानुपात कम गया। ठीक है, तो ये बराबर नहीं है। 918 महिला प्रति 1000 पुरुष है लिंगानुपात, और राष्ट्रीय लिंगानुपात जबकि 943 है। पूरे भारत की लिंगानुपात कितना है सेक्स रेशियो, तो 943 है, जबकि पूरे बिहार का है जो 918 है। और सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है, सर्वाधिक लिंगानुपात है बिहार के डिस्ट्रिक्ट का किसका, ये देख लीजिए गोपालगंज का है। ये जहाँ पे थावे महोत्सव मनाया गया गोपालगंज में, और ये याद रखिएगा पंकज त्रिपाठी भी गोपालगंज के ही हैं। तो सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का है, गोपालगंज का सॉरी, ये गोपालगंज का है, जहाँ पे 1021 है। 1021 मतलब महिलाओं की संख्या है जो पुरुषों से 21 ज़्यादा है, तो वहाँ पे ज़्यादा महिलाएं, 21 महिला ज़्यादा है पुरुषों पे। और न्यूनतम लिंगानुपात है जो मुंगेर का है जो 876 है, मतलब कि लगभग है जो लगभग 125 है जो कम रहा है। ठीक है, 125 महिला वहाँ पे कम है। शिशु लिंगानुपात है जो मतलब कि जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है 0 से 6 वर्ष के बच्चों के, उसका है जो 935 महिला प्रति 1000 पुरुष है। तो मतलब शिशु लिंगानुपात कितना है, 935 महिला प्रति 1000 पुरुष, और ऐसे कितना है लिंगानुपात 918 महिला प्रति 1000 पुरुष। और राष्ट्रीय शिशु जो इंडिया का है, वो शिशु इंडिया का जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है 0 से 6 वर्ष तक। देखिए शिशु लिंगानुपात कब तक ये पूछा जा सकता है, कब से कब तक निकाला जाता है, 0 से 6 वर्ष के बच्चों का। इसमें 919 महिला प्रति 1000 पुरुष है, 919 याद रखें 919। और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किसका है बिहार में, ये किशनगंज का है 971। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किशनगंज, शिशु में है जो किशनगंज है 971। देखते हैं न्यूनतम शिशु लिंगानुपात, जो लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो है बिहार का, वो वैशाली में है 904 है, 904। जनसंख्या वृद्धि दर दशकीय है जो 25.24% है। ये पूछा जाता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डेकेडल है कितना 10 वर्षों पे, ये 25.24%। सर्वाधिक वृद्धि दर है जो दशकीय किसका, ये मधेपुरा का है 31.12%, 31.12% है मधेपुरा का। और न्यूनतम वृद्धि दर है दशकीय, ये गोपालगंज का ही है 19.02%, गोपालगंज का 19.02%, जबकि सबसे अधिक है जो वृद्धि दर है वो मधेपुरा का है 31.12%। कुल साक्षरता कितना है बिहार का, 61.8%, 61.8% पूछा गया है, कई बार रिपीट होता है। और पुरुष का है कितना 71.2% और महिला का 51.5%। तो याद रखिए 51, 61, 71, देखिए बीच में 61 आ गया, 51, 10, 61, 10, 71, इसको याद रखिएगा। और सिंपल याद रखना है 51, 10, 61, 10, 71, और ये देखिए 5, 2, 8 करके याद रखिएगा। महिला का सबसे कम 5 या 2, 5, 8 रखिएगा, 2, 8, 5, ठीक है 2, 8, 5, एक सीरीज बना रहे हैं यहाँ पे टेबल। देखिए आप है जो
सबसे ऊपर क्या लिखेगा, पुरुष का 71, बीच में मीडियम हो गया मान टोटल ओवरऑल, और बीच में 51 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखना है, ये हो गया 71.2, तो 2 लिखे 2, यहाँ पे 61.8285, 285 याद रखिएगा इधर, और इधर 10-10 घटा दीजिएगा, बीच में ओवरऑल एवरेज हो जाएगा 61, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता दर किसका है, ये रोहतास जिला का है। सर्वाधिक साक्षरता दर रोहतास जिला का 73.37%। तो 73 37 73 मतलब 73 को लड़ दीजिएगा तो 73 उल्टा हो जाएगा, 73.37% रोहतास का। और न्यूनतम साक्षरता दर है पूर्णिया का 51.08%। तो न्यूनतम साक्षरता दर पूर्णिया। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर है रोहतास का ही है। तो सर्वाधिक साक्षरता दर और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर दोनों है जो कहाँ का है, रोहतास का। ये पुरुष का है कितना, ये रोहतास का ये 82.88% है, और जबकि न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर है जो पूर्णिया का है 56.06%। तो न्यूनतम साक्षरता दर पूर्णिया, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर पूर्णिया, लेकिन यहाँ पे महिला जो न्यूनतम महिला साक्षरता दर है वो सहरसा का है, पूर्णिया नहीं है, सहरसा है। तो याद रखिएगा महिला साक्षरता दर न्यूनतम कहाँ, सहरसा में 41.68%, जबकि सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है रोहतास का 62.97%। याद रखिएगा, देखिए सबसे अधिक साक्षरता दर रोहतास, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर रोहतास, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर रोहतास, और सबसे न्यूनतम साक्षरता दर पूर्णिया, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर पूर्णिया, न्यूनतम महिला साक्षरता दर बस यहाँ पे चेंज हो रहा है, सहरसा। राष्ट्रीय स्तर पर बिहार पुरुष तथा महिला साक्षरता दोनों के संदर्भ में सबसे निचले पायदान पे है। तो याद रखिएगा जो नेशनल लेवल पे राष्ट्रीय स्तर पे बिहार है जो पुरुष तथा महिला साक्षरता माने कि मेल और फीमेल लिटरेसी दोनों के संदर्भ में सबसे निचले पायदान पे स्थित है। और कुल प्रजनन दर टोटल फर्टिलिटी रेट ये देखिए नया अपडेट किया गया था उस समय, और तो ये अभी देखते हैं आगे। फिर 3.3 प्रति महिला है, तो मतलब कि कुल प्रजनन दर कितना है, 3.3 प्रति महिला। तो महिला एक मतलब कि एक महिला है जो लगभग 3.3 बच्चों को जन्म देती है, ठीक है। इसके अनुसार इसका मतलब ये हुआ। जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है 2016 से 20 तक, ये 69.5 वर्ष था जीवन प्रत्याशा माने लाइफ एक्सपेक्टेंसी, माने कि आप है जो अनुमानित लगा सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति है जो बिहार में 69.5 वर्ष है जो जिंदा रहेगा। जन्म दर क्या है, बर्थ रेट क्या है, तो 26.1 प्रति हजार पे, 26.1 प्रति हजार पे जन्म दर है। और शिशु का मृत्यु दर क्या है, 27 प्रति हजार, माने 1000 में 27 है जो शिशु की मौत हो जाती है। जबकि मातृत्व मृत्यु दर है, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है 331 प्रति 1 लाख जीवित जन्म पे। तो 1 लाख जितना जो जीवित जन्म हुआ उसमें है जो 300, अगर 1 लाख महिला है जो अपने बच्चों को जन्म दी तो उसमें से 331 की महिला की मौत हो जाती है, माता की मौत हो जाती है। देखते हैं सर्वाधिक शहरीकरण कहाँ पे है, ये पटना में है 43.1% है जो शहरीकरण, सबसे ज्यादा अर्बेनाइजेशन है पटना में। क्वेश्चन है लास्ट ईयर पूछा भी गया था, आप अनुमान भी लगा सकते हैं, सबसे ज्यादा पूरे बिहार में है जो पटना सबसे अधिक शहरीकरण है। सबसे कम शहरीकरण कहाँ पे किया गया है, तो ये समस्तीपुर में सबसे कम है, याद रखिएगा समस्तीपुर में 3.5% है जो मात्र शहरीकरण, 3.5%। कुल जनसंख्या के संदर्भ में बिहार है जो देश में तीसरे स्थान पर है। यहाँ देश की कुल जनसंख्या का 8.6% जनसंख्या निवास करती है। तो बिहार है जो देश में तीसरे स्थान पे, उसके पहले क्या है, यूपी है, महाराष्ट्र है, ठीक है, याद रखिएगा यूपी महाराष्ट्र, और थर्ड पे कौन है, ये बिहार है। इजिली आप याद रखें यूपी महाराष्ट्र बिहार। और बिहार का है जो देश की कुल जनसंख्या का 8.6% जनसंख्या है। और टोटल कितना जनसंख्या बिहार का है, 10,40,99,452, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब हम देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं। ये देखिए पटना सबसे अधिक सर्वाधिक जनसंख्या पटना का है, उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद मुजफ्फरपुर और मधुबनी और गया। तो इसको सीरियली है जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में दोनों में से कोई में भी दिया जा सकता है। तो आप दोनों रूप से है जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिएगा। जैसे देखिए पटना सबसे ज़्यादा है, आपको पता है, पूर्वी चंपारण उसके बाद सेकंड स्थान पे, मुजफ्फरपुर में है थर्ड पे, मधुबनी में चौथा है, और गया है जो 5वां स्थान पे है सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में। यह है जो याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। न्यूनतम जनसंख्या देखते हैं सबसे कम जनसंख्या कहाँ का, शेखपुरा का है, उसके बाद शिवहर, उसके बाद अरवल, उसके बाद लखीसराय और जहानाबाद। तो यहाँ पे तीनों है जो अरेंज करने के लिए दिया जा सकता है ऐसे करके कि है जो घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में।
तो सबसे कम है जो शेखपुरा का, उसके बाद शिवहर, उसके बाद अरवल, उसके बाद लखीसराय और जहानाबाद। तो सबसे कम याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा पटना का, सबसे कम शेखपुरा का, सेकंड लास्ट शिवहर, थर्ड लास्ट अरवल, फिर लखीसराय, फिर जहानाबाद। ये यहाँ पे पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, गया। तो ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन है जो, एक क्वेश्चन है जो बनाया जाएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला अभी हम लोग देखें पटना है, जबकि न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन है? शिवहर है। शिवहर सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन है? शिवहर है। अब देखते हैं अनुसूचित जाति एससी क्लास का, देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या एससी का कहाँ है, तो ये गया में है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या एससी का है, तो गया में है। और सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? शिवहर में है। सबसे कम एससी का सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? शिवहर में। और सर्वाधिक प्रतिशत के मामले में देखते हैं कि सबसे अधिक जो जनसंख्या प्रतिशत एससी का है वो कहाँ है? गया में। तो गया में टोटल नंबर और टोटल परसेंटेज के मामले में है जो यहाँ पे गया में है। और न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत एससी का कहाँ है? किशनगंज में सबसे कम है जो जनसंख्या का प्रतिशत है ये एससी क्लास का। अब एसटी का देखते हैं, ठीक है। एसटी का, इसका मतलब एससी हो गया। सर्वाधिक जनसंख्या एसटी का कहाँ है? पश्चिम चंपारण में है। पश्चिम चंपारण में सर्वाधिक जनसंख्या किसका? एसटी क्लास का। और न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है एसटी क्लास का? ये शिवहर में है, मात्र 318 है। मात्र 318 शिवहर में है न्यूनतम जनसंख्या। तो यहाँ पे देख सकते हैं न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पे है? एससी क्लास का, शिवहर में है। और सबसे कम जनसंख्या शिवहर में एसटी का भी है, माने एससी और एसटी लगभग न्यूनतम है, सबसे कम है कहाँ पे? ये शिवहर में, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं जनरल और ओबीसी वाले ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में है। सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत कहाँ है? ये पश्चिम चंपारण में है जो सबसे अधिक एसटी क्लास का है। तो सबसे अधिक है जो सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत में है पश्चिम चंपारण में, जबकि एससी का है जो एससी का सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है? गया में है, और प्रतिशत में गया में है, ठीक है। जबकि सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत में है कहाँ? पश्चिम चंपारण, और जनसंख्या में भी पश्चिम चंपारण। तो एसटी का सबसे ज़्यादा पश्चिम चंपारण, याद रखिएगा, प्रतिशत तथा नंबर दोनों में। न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत है जो औरंगाबाद, खगड़िया, समस्तीपुर, ये मात्र 0.04% है जो सिर्फ है जो न्यूनतम, मतलब कि जनसंख्या जो प्रतिशत है एसटी का वो औरंगाबाद, खगड़िया, समस्तीपुर में है। ऐसे भी बिहार में है जो आप झारखंड का डिवाइड होने के बाद 15 नवंबर 2000 ईस्वी को 15 नवंबर 2000 ईस्वी को है जो बिहार से झारखंड का अलग हो गया था, जिसके बाद है जो सारे लगभग मोस्ट ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन है जो झारखंड चले गए थे। अब हम देखते हैं बिहार का वन स्थिति रिपोर्ट 2021 तक, जो 2021 में रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। ये बिहार वन स्थिति रिपोर्ट। बिहार में वन और वृक्षावरण देखते हैं। यहाँ से भी एक क्वेश्चन है जो किसी भी रूप में है जो परसेंट वाइज कुछ भी करके पूछ लेता है। बिहार में वन एवं वृक्षावरण काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वन आवरण, टोटल जो फॉरेस्ट कवर है वो 7381.79 किलोमीटर स्क्वायर है, और ये प्रतिशत में कितना आता है? 7.84%। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इसको याद रखें, कई बार पूछा गया है, तो इसको याद रखें। 7.84% है। एग्जैक्ट डाटा याद रखें क्योंकि ऑप्शन से है जो ये नंबर को ही डिलीट कर देता है, नंबर को है जो बिगाड़ देता है। 7.54, 7.64 कर देगा, और है जो ऑप्शन में नन ऑफ द एबव कर देगा, ठीक है। आप कन्फ्यूज होकर ऑप्शन मार दीजिएगा। तो यहाँ पे है जो याद रखिएगा डायरेक्ट परसेंटेज कि 7.84% है जो पूरे बिहार में वन का कवर है, ठीक है, फॉरेस्ट कवर है 7381.79 किलोमीटर स्क्वायर में, और परसेंटेज में 7.84% है। तो यहीं पे इसको देख लीजिए, 7.84 और 73.81.79 किलोमीटर स्क्वायर। और वृद्धि कितना हुआ? 2019 की तुलना में जो है जो 75 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि की गई है। वृद्धि हुई है कितना? 75 किलोमीटर स्क्वायर की। और जो वृक्षावरण है, जो ट्री कवर इसको बोलते हैं, ट्री कवर, वृक्षावरण मतलब ट्री कवर, और इसको फॉरेस्ट कवर बोलते हैं। ट्री का मतलब कि सारे कहीं कहीं कहाँ कहाँ पौधे लगाएंगे, कितने एरिया में, उसको देखते हैं। जबकि वन आवरण है जो पूरे फॉरेस्ट जंगल को देखता है। तो सबसे ज़्यादा क्या होगा? वनावरण होगा, और सबसे कम माने इससे कम होगा कितना? 2341 किलोमीटर स्क्वायर है मात्र वृक्षावरण। टोटल ट्री कवर कितना है? 2341 किलोमीटर स्क्वायर, और ये मात्र है कितना? 2.48% है पूरे बिहार में। 2.48% है वृक्षावरण, और 338 किलोमीटर स्क्वायर की जबकि इसकी वृद्धि की गई है। तो 338 किलोमीटर स्क्वायर में वृद्धि हुई है 2019 की तुलना में, किसमें? वृक्षावरण में, और 75 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि की इसमें हुई है फॉरेस्ट कवर में। तो कुल योग देखते हैं हम। कुल योग देखिए 9722 किलोमीटर स्क्वायर है। ये भी पूछ सकता है कि 9722 किलोमीटर स्क्वायर टोटल कितना है बिहार में वन और वृक्षावरण है। और टोटल परसेंटेज भी पूछ सकता है, ये वहाँ 7.84% या 2.48% नहीं पूछ करके इसको जोड़ दीजिएगा, प्लस कीजिएगा, तो इतना आ जाएगा 10.32%। और ये देखिए टोटल वृद्धि कितना हुआ जोड़ने पे है जो प्लस
ये कितना हो जाएगा 413 किलोमीटर स्क्वायर टोटल बिहार में वन और वृक्षावरण की वृद्धि हुई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये 3 जो दिया गया है टेबल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। अब देखते हैं बिहार का वन्य क्षेत्र। देखिए अति सघन क्षेत्र, जो अति सघन क्षेत्र है मैंने डेंसेस्ट जहाँ पे ये फॉरेस्ट है वो 333.42 किलोमीटर स्क्वायर है, लगभग 0.35%। तो यहाँ पे अरेंज करने के लिए पूछ सकता है कि सबसे जो अति सघन वन है वो सबसे ज़्यादा है या सबसे कम है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये बहुत कम है मात्रा में, 0.35 मात्र परसेंट है। जबकि मध्यम मध्यम जो मिडिल डेंस फॉरेस्ट है, मध्यम घने वन, वो 3285.83 किलोमीटर स्क्वायर है, लगभग 3.49% है, 3.49% है। और खुले वन जो ओपन फॉरेस्ट है, ओपन फॉरेस्ट ये 3761.54, ये देखिए क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा, 3761.54 किलोमीटर स्क्वायर और लगभग 4% है जो इसमें है बिहार का वन क्षेत्र, लगभग 4% है जो खुले वन है। और कुल योग टोटल देखते हैं, टोटल योग देख रहे हैं तो टोटल 7.84% हम लोग अभी पढ़े और 73.79 किलोमीटर स्क्वायर यही जोड़ के दिया गया है, जिसमें झाड़ियाँ कितनी, जो झाड़ी है वो 23.89 किलोमीटर स्क्वायर मात्र है, 23.89 किलोमीटर झाड़ियाँ और 0.25%। और नन फॉरेस्ट कितना है, जो नन फॉरेस्ट इलाका है वो है 92.91%। तो लगभग 8% घटा दीजिएगा, ठीक है, तो आ जाएगा कितना 92.91%, ठीक है, नॉन फॉरेस्ट एरिया है। अब फॉरेस्ट एरिया कितना 7.84% है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिए क्षेत्रफल के आधार पे सर्वाधिक वन आवरण वाले बिहार के 3 जिले कौन कौन है, कैमूर है, उसके बाद पश्चिम चंपारण और रोहतास है। तो क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल माने एरिया वाइज है कि कौन सर्वाधिक वन आवरण रखता है, तो कैमूर है सबसे अधिक 1051.56 किलोमीटर स्क्वायर कैमूर का, और पश्चिम चंपारण का 903.3 किलोमीटर तथा रोहतास का 670 किलोमीटर आप है जो याद रखिएगा। तो इसको ज़्यादा ध्यान रखना है क्या कि कैमूर, पश्चिम चंपारण और रोहतास, ठीक है, बाकी कुछ नहीं याद रखना। और सबसे कम वन आवरण वाले बिहार के 3 जिले कौन है, वन आवरण देख रहे हैं तो मतलब टोटल जो फॉरेस्ट कवर है उसको देख रहे हैं। बिहार के 3 जिले सबसे कम कहाँ पे है ये वन आवरण, तो शेखपुरा में सबसे कम है, मात्र 1.19 किलोमीटर स्क्वायर में। और दूसरा कहाँ है सबसे कम, अरवल में, और तीसरा है जो जहानाबाद में है। तो शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद में है जो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम वन आवरण पाए जाते हैं। और देखते हैं आप प्रतिशत के आधार पे देखते हैं, क्या प्रतिशत के आधार पे, परसेंटेज के आधार पे देखते हैं तो सर्वाधिक वन आवरण कहाँ है, तो एक कैमूर में सबसे अधिक परसेंट है जो 31.56% है जो कैमूर में वन है। उसके बाद कैमूर के बाद जमुई और उसके बाद नवादा है। तो कैमूर, जमुई, नवादा, इसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज के है जो सर्वाधिक वन आवरण मिलते हैं। माने टोटल कैमूर का जितना एरिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि कैमूर का जितना टोटल एरिया उसमें है जो 31.56% है जो सिर्फ ये फॉरेस्ट कवर है, ठीक है। और जमुई का टोटल 100% में से माना कि उसका 100% जमीन का एरिया है, उसमें से 21.39% सिर्फ है जो वन आवरण है, और नवादा का 20.72%। इसका मतलब प्रतिशत के मतलब ये होता है। और प्रतिशतता के आधार पर निम्न वन आवरण वाले 3 जिला कौन से हैं, तो यहाँ पे सबसे कम है शेखपुरा, और आधार जनसंख्या मान एरिया वाइज और परसेंट वाइज ये सबसे कम है शेखपुरा में, उसके बाद बक्सर और सिवान में, और उसके बाद गोपालगंज में सबसे कम है। जबकि एरिया वाइज देखे थे तो शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद में एरिया वाइज जो निम्न वन आवरण है, जबकि परसेंटेज वाइज है शेखपुरा में सबसे कम, और उसके बाद बक्सर और सिवान में कम है, उसके बाद गोपालगंज में है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि वाला राज्य जिला कौन सा है, यहाँ देखते हैं सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि कौन किया है, जो हम देखें ना कि वन क्षेत्र में वृद्धि 75 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास हुआ है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि वाला जिला है जो बांका है, ये देखिए 16.21 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि की है बांका जिला। और न्यूनतम वन क्षेत्र में वृद्धि वाला जिला है कैमूर है जो मात्र 4.83 किलोमीटर स्क्वायर वृद्धि अपने आप में किया है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के 796.12 वर्ग किलोमीटर में वन है, जो कुल टाइगर रिजर्व, देखिए बिहार में एकमात्र जो टाइगर रिजर्व है वो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है। यह कहाँ पे है, पश्चिम चंपारण में है, और इसके 796.12 वर्ग किलोमीटर में वन है, जो कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल 928.80 किलोमीटर का, यह है कितना 85.37% है। तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कितना में आता है, ये 796.12 वर्ग किलोमीटर में, जो टोटल जो कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल है उसका 85.37% है। बिहार में कुल कार्बन स्टॉक है जो
56.88 मिलियन टन है, जो देश के कुल कार्बन स्टॉक का लगभग 0.79% है, मैंने 1% से भी कम है। तो इसको याद रखिएगा। बिहार के वृक्षों में सबसे आक्रामक प्रजाति कौन सा है? लैंटाना कैमारा। लैंटाना कैमारा है जो लैंटाना कैमारा है क्या, ये बिहार के वृक्षों में सबसे आक्रामक एग्रेसिव है प्रजाति, माने कि कहीं भी इसको आक्रामक माने क्या बोलते हैं, इन्वेसिव, ठीक है। अगर कहीं भी इसको रख दिया जाए, कहीं भी किसी प्लांट के साथ इसको पैदा मतलब वहाँ पे उपजाया जाए, तो वह जो सारे आसपास के उसके जो मिनरल्स होते हैं उसको है जो अपने आप है जो ग्रहण कर लेगा और उसको है जो भूखा मार देगा, मतलब वो पौधा है जो डेड हो जाएगा। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान और 12 वन्यजीव अभयारण्य है। इसको याद रखिएगा कि बिहार में एक राष्ट्रीय मात्र उद्यान है, कौन सा? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो पश्चिम चंपारण में, और 12 वन्यजीव वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना? 3.44% है। तो बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान और 12 वन्यजीव अभयारण्य है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना? 3.44% है। अब हम देखते हैं बिहार की प्रमुख योजनाएं। हर घर गंगा जल योजना एवं गंगा जल आपूर्ति योजना। देखिए लास्ट ईयर क्वेश्चन है जो 68 में पूछा गया था कि हर घर गंगा जल योजना एवं गंगा जल आपूर्ति योजना से। इसकी शुरुआत कहाँ से की गई? नालंदा जिले के राजगीर से की गई थी, राजगीर से। और इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत गंगा नदी के पानी को पाइपलाइन के जरिए राजगीर, गया, बोधगया एवं नवादा में उपलब्ध कराना था। इसके तहत प्रतिदिन 135 लीटर शुद्ध जल, देखिए याद रखिएगा, 135 लीटर शुद्ध जल आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है। तो इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे? 4 स्टेट है, 4 डिस्ट्रिक्ट है, राजगीर, गया, माने कि राजगीर हो गया, गया हो गया, बोधगया एवं नवादा। इसमें 3 जिले आते हैं, नालंदा, गया और नवादा। और ये देखिए कितना लीटर? 135 लीटर शुद्ध जल आपूर्ति किया जाएगा। इसकी शुरुआत है नालंदा जिले के राजगीर से, जबकि है जो दूसरा जो उसके बाद है जो बोधगया से किया गया था। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना, इसको देखते हैं। इस योजना के तहत अब डिजिटल हेल्थ ऐप के जरिए यह जान सकेंगे कि हॉस्पिटल में डॉक्टर और बेड है या नहीं। तो ये क्या था? ये मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना था। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, इसमें इस योजना के तहत प्रत्येक वार्ड में 10 सोलर लाइट है जो लगवाए जाएंगे। कितने? 10 सोलर लाइट। मुख्यमंत्री शुष्क बागवानी योजना, इसमें देखिए इस योजना के तहत बिहार सरकार सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली माइक्रो इरिगेशन सिस्टम का उपयोग करने वाले किसानों को फल की खेती के लिए सब्सिडी देगी। देखिए फल की खेती के लिए। फिश ऑन व्हील्स योजना है जो इसका उद्देश्य क्या है? ये राज्य के सभी टीबी मरीजों, माने टीबी पेशेंट, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस जिसको हो गया है, टीबी मरीजों की इम्यूनिटी बढ़ाकर, उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर उन्हें स्वस्थ करने और उनके परिवार के सदस्यों को संक्रमण से बचाने के लिए बिहार पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के द्वारा है जो इसे शुरू की गई है। फिश ऑन व्हील्स योजना किसके द्वारा? बिहार पशुपालन एवं मत्स्य विभाग। गंगा जल उद्वाह योजना, ये गंगा जल उद्वाह योजना बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जिसके द्वारा राजगीर, गया, बोधगया और नवादा के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा, प्रतिदिन 135 लीटर शुद्ध जल। अब देखते हैं निपुण बिहार योजना। निपुण बिहार योजना में क्या है? इस योजना को प्रथम कक्षा से तीसरी कक्षा तक, याद रखिए, प्रथम कक्षा से तीसरी कक्षा तक के विद्यार्थियों में आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान में सुधार हेतु लाया गया है। बजट 2023-24 के तहत इसे प्रथम कक्षा से अब 5वीं कक्षा तक, देखिए पहले था प्रथम कक्षा से तीसरा कक्षा तक, अब ये प्रथम कक्षा से 5वीं कक्षा तक के बढ़ा दिया गया है बजट 2023-24 में। ये क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी और महिला उद्यमी योजना, देखिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी और महिला उद्यमी योजना के तहत युवाओं और महिलाओं को रोजगार के लिए सरकार की ओर से 10 लाख रुपए तक का लोन 50% अनुदान के साथ मिलेगा। तो 10 लाख रुपए तक का लोन और 50% अनुदान के साथ, ग्रांट के साथ मिलेगा। इस योजना के पात्र कौन रहेंगे? 18 से 50 वर्ष के बीच के सभी लोग रहेंगे। 18 से 50, कहाँ? 18 से 50। अब देखते हैं बाल हृदय योजना। इसमें क्या है? इस योजना को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 योजना के सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के तहत शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य है कि हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के लिए निःशुल्क उपचार करना, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है, कि जिसका हृदय में छेद हो गया उस वैसे बच्चों को निःशुल्क उपचार होगा। बाल हृदय योजना, बच्चों का हृदय, ठीक है, याद रखिएगा, बाल हृदय, बच्चों के हृदय में छेद। हर घर नल का जल योजना, गांव में नल जल कनेक्शन देने के मामले प्रथम स्थान पे बांका जिला है। तो गांव में नल जल कनेक्शन देने के मामले प्रथम स्थान पे कौन है? बांका जिला।
और शहरों के मामले में प्रथम स्थान, जो मन शहरों में नल जल कनेक्शन देने के मामले में प्रथम स्थान है जहानाबाद जिला का। बिहार में स्वामित्व योजना देखते हैं। स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से भूमि का सर्वे, लैंड का सर्वे किया जाएगा तथा मैपिंग किया जाएगा एवं प्रॉपर्टी कार्ड बनाया जाएगा। प्रॉपर्टी कार्ड जिसमें जमीन से संबंधित जानकारी रहेगी, जमीन से संबंधित जानकारी। तो याद रखें, बिहार में स्वामित्व योजना लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना क्या है? इस योजना के तहत किसी भी बालिका को उसके जन्म से लेकर के स्नातक ग्रेजुएट तक है जो 54,100 रुपये दिए जाएंगे। तो कोई भी अगर बच्ची है उसका जन्म से लेकर के उसको जब वो ग्रेजुएट कर लेती है तब तक उसको 54,100 रुपये दिए जाएंगे। प्यार का पौधा अभियान, ये देखिए पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ लगाने की प्रथा को बढ़ावा देना प्यार का पौधा अभियान के अंतर्गत है। अब ई समर्थ योजना देखते हैं। ई समर्थ योजना में क्या कहा गया है? इसका उद्देश्य है कि सभी विद्यालयों को कंप्यूटर आधारित शिक्षा से जोड़ना है। ई समर्थ ई याद रखेंगे, ई से इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके तहत मल्टीमीडिया पाठ्य सामग्री तैयार कर उसे कंप्यूटर एवं प्रोजेक्टरों की सहायता से बच्चों को पढ़ाने का प्रावधान किया गया है, मतलब वीडियो के रूप में पढ़ाया जाएगा। अब देखते हैं मिशन परिवर्तन। इसका मुख्य उद्देश्य है कि अस्पतालों को मरीज फ्रेंडली बनाना है, पेशेंट फ्रेंडली बनाना एवं चिकित्सकीय व्यवस्था को बेहतर करना है, मिशन परिवर्तन। अमृत सरोवर योजना, देखिए एक क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है क्योंकि है जो मिशन परिवर्तन, आप है जो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाइएगा ऑप्शन के देख करके। तो इसका मुख्य उद्देश्य याद रखिएगा, मिशन परिवर्तन में है क्या कि अस्पतालों को मरीज फ्रेंडली बनाना है और चिकित्सीय व्यवस्था है उसको बेहतर करना है। अमृत सरोवर योजना, ठीक है, ग्रामीण इलाकों में पानी की बढ़ती समस्या के समाधान हेतु प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर बनाकर डिलीवर किया जाना है। तो 75 अमृत सरोवर बनाकर डिलीवर करना ये प्रत्येक ग्रामीण इलाके में, ठीक है, प्रत्येक जिले में। अब देखते हैं मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में क्या कहा गया है कि प्रति ग्राम पंचायत 7 लाभुकों को ई रिक्शा और एम्बुलेंस खरीदने पर अनुदान दिया जाएगा। तो जितने भी ग्राम पंचायत है उसके 7 लाभुक जो 7 लाभक है उसको है जो ई रिक्शा और एम्बुलेंस खरीदने पर अनुदान दिया जा रहा है, मैंने ग्रांट दिया जा रहा है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य है, कब से कब तक प्राप्त करना है। मनरेगा के तहत 2 करोड़ पौधारोपण करने का लक्ष्य जीविका की सहायता से दीदी की पौधाशाला योजना के तहत है 2022-23। ठीक है, मनरेगा के तहत, मनरेगा की स्थापना है जो कब की, मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, इसमें यदि आपको 100 दिन से कम है जो आपको नॉन स्किल्ड वर्क, कोई भी मतलब कि इस तरीके का वर्क काम नहीं मिलता है तो आपको है जो कोई भी अलग से पैसा आपको दिया जाएगा। ठीक है, बिना काम किए। बिजली खपत का 10% सौर ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य 2023 में। मनरेगा याद रखें 2006 से शुरुआत की गई थी, 2006 में। बिजली खपत का 10% सौर ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य है 2023। तो बिजली की जितना खपत होगा उसका 10% है जो सोलर एनर्जी से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया 2023 तक। पटना मेट्रो रेल परियोजना का कार्य पूरा करने का लक्ष्य है सितंबर 2024। तो पटना मेट्रो रेल परियोजना का कार्य कब तक पूरा होगा? ये 2024 सितंबर तक होगा। बिहार के हर घर में प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य है जो मार्च 2025 तक है। तो प्रीपेड मीटर में क्या होता है कि सबसे पहले आपको जो इलेक्ट्रिसिटी आएगा आप लीजिएगा तो उसके पहले आपको जैसे कैसे सिम को रिचार्ज करते हैं तब आपका 30 दिन तक चलता है, उस तरीके से आपको पहले ही रिचार्ज करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी के लिए। और यदि आपका जितना किलोवाट जो चलेगा उसके बाद खत्म हो जाएगा तो फिर से रिचार्ज करना पड़ेगा। बिहार के निर्यात को 20 गुना बढ़ाकर देश के कुल निर्यात का 10% करने का लक्ष्य है 2025 तक। मैंने जितना बिहार के निर्यात है, निर्यात और आयात में फर्क क्या होता है कि निर्यात एक्सपोर्ट होता है, मैंने यहाँ से भारत से, मैंने बिहार से या कोई भी कंट्री से है जो दूसरे देशों में दूसरे राज्यों में यहाँ से अगर कोई प्रोडक्ट जा रहा है तो उसको निर्यात कहते हैं, और आयात मैंने वहाँ से अपने यहाँ आ रहा है। तो बिहार के निर्यात को 20 गुना बढ़ाना है, और देश के कुल निर्यात जितना देश के अगर 100% निर्यात हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, तो उसमें 10% अकेले है जो बिहार का है जो एक्सपोर्ट होगा। ये कहाँ, ये कब तक? 2025 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। और टीबी को पूरी तरीके से खत्म करने का लक्ष्य है बिहार सरकार का 2025 तक। तो 2025 तक टीबी को पूरी तरीके से खत्म करने का लक्ष्य रखा गया 2025 तक। और हर खेत तक पानी का लक्ष्य है 2025 तक, हर खेत तक पानी का लक्ष्य 2025 तक। कब तक? 2025 तक। हेपेटाइटिस को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य 2030, हेपेटाइटिस 2030, जबकि टीबी है जो 2025।
एड्स 2030, एड्स और हेपेटाइटिस 2030। सौर ऊर्जा से लगभग 20% बिजली पाने का लक्ष्य है रखा गया 2030 तक। तो जितना सोलर एनर्जी से लगभग कितना जो बिजली प्राप्त हो रही है उसका सोलर एनर्जी से 20% है जो बिजली पाने का लक्ष्य है 2030 तक। और बिहार की सड़क दुर्घटनाओं में जो 50% तक की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया 2030 तक। मैंने जितना अभी जो बिहार की सड़क दुर्घटना मान लिया कि अभी 100 हो रहा है एक साल में, तो 100 को है जो 50 कर देना है कब तक, 2030 तक। जिसमें बहुत सारे उपाय किए जाएंगे, जैसे रोड ऑन ब्रिज, रोड ओवर ब्रिज और रोड अंडर ब्रिज है जो नेशनल हाईवे पे लगाए जाएंगे, ताकि आसानी से जो एक दूसरे से एक छोर से दूसरे छोर से रोड क्रॉस किया जा सके। और गड्ढे, बहुत सारे गड्ढे जो हैं उसके कारण एक्सीडेंट होते हैं, ब्लाइंड स्पॉट होते हैं, उस कारण उसको है जो सुधार किया जाएगा। रेड सिग्नल है जो सब जगह बहुत सारे मोड़ पे लगाया जाएगा। 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य है 2030 तक। तो 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक है, 2030 तक। उच्च शिक्षा के लिए 50%, उच्च शिक्षा के लिए 50, अभी कितना देखिए याद रखिएगा कि अभी है जो बिहार की साक्षरता कितनी है, 61.8%, 61.8% है, जिसको 100% ले जाने में अभी 7 साल और लगेगा 2030 तक। उच्च शिक्षा के लिए 50% सकल नामांकन ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो हासिल करने का लक्ष्य है 2035 तक। माने कि जो हायर एजुकेशन के लिए कम से कम 50% है जो ज़्यादा से ज़्यादा इनरोलमेंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन हो, उसका अनुपात का सुनिश्चित करने का लक्ष्य है 2035 तक। और शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य दिया गया 2040 तक। तो मतलब जीरो कार्बन उत्सर्जन, जीरो कार्बन मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के मामला को है जो उत्सर्जित ना किया जाए, उसके लिए बहुत सारे उपाय किए जाएंगे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के अंतर्गत। ये 2040 तक इसका लक्ष्य किया गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं बिहार नगर पालिका चुनाव 2021-22 में जो हुआ। बिहार नगर निकाय चुनाव को 2 चरणों में, कितने चरणों में, 2 चरणों में, ऐसा पूछ सकता है। तो 2 चरणों में 18 और 28 दिसंबर 2022 को आयोजित करवाए गए। 18 और 28 याद रखें, 18 और 28 दिसंबर को 2022 को आयोजित किया गया था। 2023 में कन्फ्यूज नहीं होगा, जनवरी में ऑप्शन दे देगा, गलत हो जाएगा। तो 18 और 28 दिसंबर 2022 को आयोजित करवाए गए। इन 2 चरणों में 224 नगर निकाय का चुनाव करवाया गया। कितने, 224 नगर निकाय का चुनाव करवाया गया। इन 17 नगर निगमों में टोटल कितना, 17। इन 17 नगर निगम में गया को छोड़कर बाकी सभी नगर निगमों में महिला मेयर बनी। ध्यान रखिएगा कि इन 17 जो नगर निगम है उसमें गया को छोड़कर बाकी सभी सारे नगर निगम में महिला मेयर बनी थी। यह बिहार में महिला सशक्तिकरण को दर्शाता है, ये विमेन एम्पावरमेंट को दिखा रहा है कि कितने महिला है जो एक्टिव है। बिहार नगर पालिका चुनाव में OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन नामक नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया। क्या, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। तो गया को छोड़कर, ठीक है, गया में पुरुष मेयर बना था, ठीक है। अब देखते हैं बिहार में नए निर्माण जो कार्य हो रहे हैं वो देखते हैं कि भारत का पहला वन हेल्थ लैब, मैंने फॉरेस्ट हेल्थ लैब, वन मैंने फॉरेस्ट हेल्थ लैब कहाँ है, मुजफ्फरपुर में खोला जा रहा है। भारत का पहला वन, ये भारत का पूरे है, ठीक है। और बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल है जो पटना में खोला जा रहा है। बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल। पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है जो एक अस्थायी ट्रैफिक पार्क है जो पटना में खोला जा रहा है। पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क और अस्थायी ट्रैफिक पार्क। राज्य का दूसरा तारामंडल ये दरभंगा में है, खोला जाएगा, और पहला है जो पटना में है। राज्य का दूसरा तारामंडल कहाँ, दरभंगा, और पहला पटना। राज्य का दूसरा डॉपलर रडार है जो पूर्णिया में खोला जाएगा। तो डॉपलर इफेक्ट से रडार वो जो एरोप्लेन आता है जाता है उसके है जो मूवमेंट को ये ट्रैक करता है। तो राज्य का दूसरा डॉपलर रडार है जो पूर्णिया में है जो खोला जाएगा। राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क है जो थावे गोपालगंज में, यहाँ पे थावे में थावे महोत्सव भी मनाया जा रहा है, ठीक है। राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क है जो थावे गोपालगंज में। मेगा टेक्सटाइल पार्क है जो पश्चिम चंपारण में, मेगा टेक्सटाइल पार्क कहाँ, पश्चिम चंपारण। जबकि राज्य का दूसरा चिड़ियाघर तथा पहला जैव विविधता पार्क कहाँ, अररिया में। तो राज्य का दूसरा चिड़ियाघर और पहला जैव विविधता पार्क है बायोडाइवर्सिटी पार्क अररिया, याद रखिएगा। उत्तर भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी है जो पटना में खोला जाएगा। उत्तर भारत का पूरे नॉर्थ इंडिया का पहला बायोडीजल रिफाइनरी पटना में खोला जाएगा। राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक है जो मुजफ्फरपुर, याद रखिएगा। टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया कौन है, जिसने सुलभ शौचालय का है जो निर्माण मतलब स्टार्ट लाया था, ये बिंदेश्वरी पाठक को टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और ये हाल ही में इनका मृत्यु हो गया था, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी दरोगा मद्य निषेध में पूछा गया है। नीलगायों का शोध संस्थान और हिरन का रेस्क्यू सेंटर है जो राजगीर में किया जाएगा। नीलगायों का शोध संस्थान और हिरन का रेस्क्यू सेंटर राजगीर में। राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक मुजफ्फरपुर।
यहाँ देखिए नीलगायों का शोध संस्थान ये बक्सर में भी खोला जाएगा, शायद अपडेट हुआ है, तो राजगीर में भी है। अब जानेंगे बिहार और पद्म पुरस्कार 2023 से। तो बिहार के कितने व्यक्तियों को, ये देखिए डायरेक्ट पूछता है, बिहार के 3 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2023 के तहत पद्मश्री दिया गया है, पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। श्रीमती सुभद्रा देवी जो कला से हैं, कला से बिलोंग करती है, ये मिथिला लोक चित्र कलाकार है, मिथिला पेंटिंग का मिथिला पेंटर है कौन, श्रीमती सुभद्रा देवी, ये कला से जुड़ी हुई है। अनंत कुमार, श्री अनंत कुमार का नाम सुना हुआ है, शिक्षा और साहित्य से जुड़े हुए हैं। ये सुपर 30 के संचालक और प्रसिद्ध मैथमेटिशियन है, गणितज्ञ है श्री अनंत कुमार। श्री कपिल देव प्रसाद ये कला से क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, कपिल देव प्रसाद, ये बावल बुट्टी बुनाई के क्षेत्र में, बावल बुट्टी बुनाई के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु इनको पद्मश्री का पुरस्कार दिया गया है। तो सिर्फ पद्मश्री का पुरस्कार है जो 3 व्यक्तियों को दिया गया है, सुभद्रा देवी, अनंत कुमार और कपिल देव प्रसाद को। कपिल देव याद रखिएगा, ठीक है, तो 3 को दिया गया है। सुभद्रा देवी पूछ सकता है कि किससे जुड़ी हुई है, तो मिथिला लोकचित्र कलाकार हैं ये। अब बावल बुट्टी बुनाई है जो, ठीक है, किससे संबंधित है, ये कला से क्षेत्र, ये कपिल देव प्रसाद से संबंधित। अब जानते हैं खेल और बिहार के से संबंधित क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे। देखिए खेल और बिहार, मध्य प्रदेश के 8 शहरों में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण में बिहार ने 1 स्वर्ण, 1 रजत तथा 5 कांस्य पदक सहित टोटल कितने पदक, 7 पदक जीते हैं। तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है जो एक या 2 क्वेश्चन तो बिहार स्पेशल से ये स्पोर्ट्स से पूछे ही जाते हैं। तो आप है जिसको जो फेमस है उसको हम देखते हैं, और ये ज़्यादा मेडल वाले पूछे जाते हैं कि गोल्ड जीता है या कितने पदक जीते हैं, ऐसे पूछे जाते हैं। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। कहाँ पे हुआ था, ये मध्य प्रदेश के 8 शहरों में आयोजित किया गया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो पहला बात कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ, इसका 5वां संस्करण कहाँ हुआ था, तो मध्य प्रदेश में हुआ था, मध्य प्रदेश में, ठीक है। और इसमें बिहार ने 1 स्वर्ण, 1 गोल्ड जीता, 1 रजत जीता, 1 + 1 + 5, ठीक है, तो टोटल 2, 5, 7 पदक जीता था। और छत्तीसगढ़ में आयोजित दूसरी ओपन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार की अंजनी कुमारी ने जैवलिन थ्रो, जो भाला थ्रो है, जो नीरज चोपड़ा फेंकते हैं, उस प्रतिस्पर्धा में कौन सा पदक जीता है, तो रजत पदक जीता है। अंजनी कुमारी ने रजत पदक जीता है। कौन से बिहार की अंजनी कुमारी ने, एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, माने जैवलिन थ्रो में सिल्वर याद रखिएगा। कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में सुधा कुमारी ने 4 गोल्ड और 1 सिल्वर पदक जीती है, मतलब 4 + 1 टोटल 5 मेडल जीती है, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग भारोत्तोलन में ये सुधा कुमारी ने 4 गोल्ड और 1 सिल्वर पदक जीता है। पैरा इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में पैरा खिलाड़ी उमेश ने कांस्य पदक जीता है। तो पैरा इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में पैरा खिलाड़ी उमेश ने कांस्य पदक जीता है। कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग में कीर्ति राज ने, ये देखिए कई बार यूपीएससी ने लास्ट ईयर पूछा था कि कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग ये किस खेल से संबंधित है, तो ये भी पूछा भी गया था क्वेश्चन। कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग में कीर्ति राज ने 6 स्वर्ण पदक जीते थे, कितने, 6। बेंगलुरु में आयोजित इंडिया ग्रांड प्रिक्स 4 2023 में भाला फेंक स्पर्धा में जमुई की अंजनी कुमार ने स्वर्ण पदक जीता। देखिए ये जो अंजनी कुमारी है कहाँ की, जमुई की, जेवलिन थ्रो जीती थी। तो बेंगलुरु में आयोजित इंडिया ग्रांड प्रिक्स 4 2023 में भाला फेंक स्पर्धा में याद रखिएगा कि अंजनी कुमारी कौन सा खेल से संबंधित रखती है। तो ये कैसे पूछा गया था कि रश्मि कुमारी है जो किस खेल से संबंधित है, तो वो ये था कैरम बोर्ड। और ये अंजनी कुमारी काफ़ी फेमस है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अंजनी कुमारी ये भाला फेंक से, ये जमुई की है। खेलो इंडिया सीनियर राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने 55 केजी भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, तो खुशी कुमारी ने। तो ये जानकर हम लोग को बहुत खुशी हुई कि खेलो इंडिया सीनियर राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में बिहार की खुशी कुमारी ने 55 केजी भार वर्ग में कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक जीता, ऐसा पूछा जा सकता है। अब हम जानते हैं चर्चित पुरस्कार 2022-23 के बारे में। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2023, यह जो ANM गायत्री कुमारी उप स्वास्थ्य केंद्र गवई गांव शेखपुरा की है, उसको मिला है। ANM जो नर्सिंग क्षेत्र में रहती है महिलाएं, उसको। तो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड है जो 2023 मिला है किसको, गायत्री कुमारी को। बिहार रत्न सम्मान है जो सोनी चौधरी को मिली है, जो मैथिली गायिका है, दरभंगा की सोनी चौधरी, याद रखिएगा मैथिली, ठीक है। सपना चौधरी से याद रखिएगा, ये मैथिली की गायिका है, जबकि हरियाणवी गायिका कौन सी, सपना चौधरी। तो बिहार रत्न सम्मान किसको मिला है, सोनी चौधरी को, ये दरभंगा की मैथिली गायिका।
स्कॉच सिल्वर अवार्ड, स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 है जो बिहार के कला एवं संस्कृति विभाग किन्नर महोत्सव के आयोजन के लिए जो ट्रांसजेंडर महोत्सव जो ट्रांसजेंडर के लिए बनाया गया था, ये बिहार के कला और संस्कृति विभाग को दिया गया है स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023। बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 है जो अक्षय आनंद सन्नी को दिया गया है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैथिली कविता संग्रह के लिए दिया गया था बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 अक्षय आनंद सन्नी को। तो सन्नी देओल याद रखिएगा, सन्नी देओल बाल साहित्य। ठीक है। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 है जो बबीता गुप्ता को दिया गया, जो मुजफ्फरपुर की है। ये स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 बबीता गुप्ता। कबीर कोहिनूर सम्मान है जो सुधा सिन्हा को दिया गया, कबीर कोहिनूर सम्मान। कबीर कोहिनूर सम्मान 2023 प्रोफेसर सुधा सिन्हा को। और साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार है जो डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्रा को दिया गया है, साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्रा। ये आज़ादी शीर्षक से अंग्रेजी में लिखे उपन्यास का मैथिली अनुवाद के लिए इनको दिया गया साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्रा। राष्ट्रीय सीबीआईपी पुरस्कार 2022 ये गंगा जल आपूर्ति योजना और गया जी डैम, जो गया जी डैम कहाँ है, ये गया में है। तो राष्ट्रीय सीबीआईपी पुरस्कार 2022 है जो गंगा जल आपूर्ति योजना और गया जी डैम को दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 है जो मैथिली में किसको दिया गया, यह अजीत आजाद को दिया गया। अजीत आजाद जिसने लिखा है पेन ड्राइव में पृथ्वी। पेन ड्राइव में पृथ्वी मतलब कि आप जान रहे हैं कि पूरे जो ऐसा डिजिटल हो गया है कि सब है जो सब कुछ पेन ड्राइव में रख दे सकते हैं, मतलब कि पृथ्वी को भी आप पेन ड्राइव में डाल सकते हैं। इस तरीके से इसने पेन ड्राइव में पृथ्वी करके लिखा था अजीत आजाद ने। हिंदी में बद्री नारायण को मिला था, हिंदी में किसको मिला था, बद्री नारायण को तुमड़ी के शब्द के लिए बद्री नारायण को हिंदी में है जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 मिला था, जबकि मैथिली में अजीत आजाद को मिला था पेन ड्राइव में पृथ्वी लिखने पे। अब हम देखते हैं जल जीवन सर्वेक्षण 2023 जारी किसने किया है, पीएचईडी एवं पंचायती राज विभाग ने किया है। 4 अप्रैल 2023 को देश भर में जारी किया गया था। कब, ये याद रखिएगा डेट, 4 अप्रैल 2023 को देश भर में जारी किया गया था ये जल जीवन सर्वेक्षण 2023। बिहार में पहला किसके द्वारा, पंचायती राज विभाग और पीएचईडी के द्वारा। बिहार में पहला स्थान है जो समस्तीपुर को दिया गया, समस्तीपुर पहला स्थान, दूसरा स्थान शेखपुरा, तीसरा सुपौल, चौथा बांका। तो ये अरेंज करने के लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इस तरीके से 4 है जो दे सकता है कि समस्तीपुर में सबसे ज़्यादा है जो जल जीवन सर्वेक्षण है, मतलब कि इसमें बिहार में पहला स्थान दिया गया है। ठीक है, ये समस्तीपुर में जो जल का सर्वेक्षण सबसे ज़्यादा जल का मतलब कि कंजर्वेशन किया गया, और उसके बाद शेखपुरा, सुपौल, बांका। समस्तीपुर, शेखपुरा, सुपौल, बांका याद रखिएगा। अब हम देखेंगे नीति आयोग का डेल्टा रैंकिंग 2023। नीति आयोग ने देश के अल्प विकसित 112 आकांक्षी जिलों में जो 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है उसको कि जनवरी माह 2023 के लिए चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी की। तो नीति किसने, ये पूछा जा सकता है कि चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग किसने जारी की, तो नीति आयोग ने जारी की। ठीक है, और इस नीति आयोग ने देश के अल्प विकसित जो कम डेवलप है उसके 112 आकांक्षी जिला की जनवरी माह 2023 के लिए है जो चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी की। देश के 5 सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में बिहार के 2 जिले हैं, खगड़िया और शेखपुरा दूसरे स्थान पे हैं। तो देश के 5 सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में बिहार के 2 जिले खगड़िया पहला और शेखपुरा दूसरे स्थान। तो खगड़िया और शेखपुरा याद रखिएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट देखते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में बिहार जारी किया कि किसने, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय ने। तो सेंट्रल हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री है जो जारी किया था स्वच्छता सर्वेक्षण 2022। इसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले 45 शहरों में पटना का स्थान कितना था, ये 38वां था, 38वां। तो टोटल 38 जिले हैं बिहार में और पटना का स्थान है जो 10 लाख, ये 45 शहरों में कितना है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 38वां याद रखिए, 38। 100 से अधिक नगर निकाय वाले राज्यों में बिहार का स्थान 11 है। तो 100 से अधिक नगर निकाय वाले राज्य में बिहार का स्थान कितना है, 11 है। और देश के 12 कैंटोनमेंट शहरों में दानापुर कैंट का, ये दानापुर कैंट क्या होता है, ये आर्मी का छावनी होता है, जहाँ पे आर्मी है जो आर्मी या कोई भी मतलब जो फोर्स है वो अपना छावनी बनाते हैं। तो 62 कैंटोनमेंट शहरों में दानापुर कैंट का स्थान कितना था, 32 था, 32। ठीक है, 32 जो दानापुर कैंट है उसका 32 स्थान आया। बिहार के गंगा किनारे वाले 1 से 10 लाख आबादी वाले शहरों की सूची में मुंगेर को प्रथम स्थान, पटना नहीं है याद रखिए, मुंगेर को प्रथम स्थान मिला है। तो बिहार के जो गंगा किनारे है तो 9 गंगा है जो कितने 9 जिलों से है जो 9 जिलों के किनारे गंगा है जो क्रॉस करती है। ठीक है, मतलब याद रख सकते हैं कि बिहार के 9 जिला है जो गंगा के समीप है।
ठीक है, याद रखिएगा, पूछा भी गया है क्वेश्चन। तो बिहार के, आप इसको देख लीजिएगा एक बार, बिहार के गंगा किनारे वाले 1 से 10 लाख आबादी वाले शहरों की सूची में मुंगेर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। बिहार सरकार द्वारा जारी ऐप और पोर्टल से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो यहां से देख लीजिएगा। फिलो पोर्टल क्या, इसने शिक्षा विभाग ने जारी किया है फिलो पोर्टल। ये 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए है जो फिलो पोर्टल है जो स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और बंडर ऐप में देखते हैं कि स्वास्थ्य विभाग में ने है जो जारी किया है बंडर ऐप। गर्भवती महिलाओं की देखभाल एवं चिकित्सकीय सलाह उपलब्ध कराने के लिए बंडर ऐप स्टार्ट किया गया था स्वास्थ्य विभाग के हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा। बामिस ऐप है जो बिहार जल, देखिए डब्ल्यू से वाटर है, याद रखिएगा डब्ल्यू से वाटर, तो बामिस है, याद ऐसे भी हो जाएगा। बिहार जल संसाधन विभाग राज्य में नई तकनीक से सिंचाई के लिए है जो ये बामिस ऐप स्टार्ट किया गया था। और हायरिंग ऐप है जो सहकारिता मंत्री, देखिए हायरिंग मतलब कि लघु और सीमांत किसानों को भाड़े पर कृषि संयंत्र उपलब्ध कराने के लिए, मैंने कि हायर करना मैंने रेंट पे लेना, ठीक है। तो हायरिंग ऐप है जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, नॉट, ठीक है, सहकारिता मंत्री, यहाँ पे सही होगा, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री गलत हो जाएगा, ठीक है। तो लघु और सीमांत किसानों को भाड़े पर कृषि संयंत्र उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पे देखिए सहकारिता मंत्री। गृह दर्शन ऐप, ये गृह विभाग बिहार के होम डिपार्टमेंट बिहार के द्वारा जारी किया गया गृह दर्शन ऐप। गृह से गृह दर्शन, गृह विभाग, ठीक है। बिहार में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए गृह दर्शन ऐप है जो लॉन्च किया गया। इंद्र वज्र ऐप है जो आपदा प्रबंधन विभाग, इंद्र वज्र, आप वज्र जान रहे हैं तो आप है जो इसको मिला लीजिएगा। इस ऐप के माध्यम से 20 किलोमीटर के दायरे में, कितना 20 किलोमीटर के दायरे में बिजली गिरने के कम से कम 40 मिनट पहले है जो चेतावनी मिल जाएगी। विद्या वाहिनी मोबाइल ऐप, ये शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया। और वर्ग 1 से 12 तक, कब कितना, वर्ग 1 से 12 तक पाठ्य पुस्तकों को बच्चों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने हेतु। संजीवनी ऐप पूछा गया है कई बार, ईपीएफओ है जो हाल ही में पूछा है। स्वास्थ्य विभाग ने ये संजीवनी ऐप जो लॉन्च किया था, ये कोरोना की जांच और इलाज से जुड़ी तमाम तरह की जानकारियां इससे मिल सकेगी। सुविधा ऐप है जो एनर्जी डिपार्टमेंट ऊर्जा विभाग ने किया था, बिजली से जुड़ी सभी समस्याओं का घर बैठे समाधान हेतु ये सुविधा ऐप लॉन्च किया गया था। और दृष्टि ऐप में जल संसाधन विभाग है जो लॉन्च किया है दृष्टि ऐप। बिहार में सिंचाई और बाढ़ की योजनाओं को मॉनिटरिंग करने के लिए है जो दृष्टि ऐप लॉन्च किया गया है। जबकि ई लॉट्स पोर्टल है जो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा लॉन्च किया गया था। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने ई लॉट्स पोर्टल किया है। ये पहले से 12वीं कक्षा की पुस्तकें इस पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। चक्र मोबाइल ऐप है जो बिहार पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये बिहार के सभी अपराधियों का डाटाबेस उपलब्ध कराने हेतु चक्रा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। ई निश्चय पोर्टल है जो पंचायती राज विभाग बीपीआरओ, ठीक है, जो याद रखिएगा पंचायती राज डिपार्टमेंट के द्वारा है जो ई निश्चय पोर्टल है जो लॉन्च किया गया था। हर घर नल जल और गली नली पक्कीकरण योजना से संबंधित सभी प्रकार की शिकायत है जो दर्ज करने के लिए ई निश्चय पोर्टल है जो लॉन्च किया गया था। रक्षक ऐप याद रखिएगा, एएन कॉलेज पटना के छात्र ने जारी किया था। ये मुसीबत में महिलाओं की मदद के लिए रक्षक ऐप है जो लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा, एएन कॉलेज पटना के छात्र। बिहार, देखिए आप देखते हैं विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांक में बिहार, आप देखिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सूचकांक और रिपोर्ट में है जो बिहार का स्थान सबसे अंत में ही रहता है। तो इसको थोड़ा सा आप इस तरीके से मान के भी चलिएगा। और ऑप्शन आएगा तो उसको लोएस्ट में ही टिक कीजिएगा। कहीं कहीं जो ऊपर है उसमें हम देखेंगे 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक आया था। कौन सा नंबर का, ये 5वां था, 5वां, 5th है जो, ठीक है, याद रखिएगा 5th है। 5th राज्य स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स जो आया था ये 2022-23 में, ये किसके द्वारा, एफएसएसआई के द्वारा है जो जारी किया गया था। और इसमें बड़े राज्यों में है जो केरल है जो प्रथम स्थान, और गोवा छोटे राज्यों में प्रथम स्थान। तो केरल का स्थान ज़्यादातर रैंकिंग में आगे रहता है। केरल बड़े राज्यों में है जो प्रथम स्थान, तो मतलब 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में केरल का स्थान है जो बड़े राज्यों में सबसे प्रथम है, जबकि छोटे राज्यों में गोवा का स्थान है। और बिहार का स्थान कितना है, तो ये 17वां स्थान है। बिहार का स्थान 17वां है, बड़े राज्यों में अंतिम स्थान है। देखिए यहाँ पे अभी हमने बोला कि बड़े राज्यों में अंतिम स्थान कितना है, ये 17वां है। इसका स्कोर भी पूछ सकता है, तो स्कोर लास्ट ईयर पूछा भी था नीति आयोग वाला, इसमें स्कोर 40 है, 40.0। तो 40 याद रखेगा, 40 और 17 याद रखेगा, 17वां स्थान है। और सबसे अंतिम में पूछ सकता है कि बड़े राज्यों में नीचे से कितना है, तो नीचे से पहला है, ठीक है। निर्यात तत्परता सूचकांक 2022, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 में नीति आयोग के द्वारा एक्सपोर्ट का जहां कुछ आ गया वो नीति आयोग
इसलिए तमिलनाडु है जो पहले स्थान पे, डायरेक्ट पूछ जाता है क्वेश्चन डायरेक्ट। इसमें प्रथम स्थान तमिलनाडु, जबकि बिहार का स्थान है जो ये 22वां स्थान है। और इसका स्कोर कितना है, 41.06 है, ये ध्यान रखिएगा 41.06। और बिहार का स्थान कितना है, 22 है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023, ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। और सबसे कम गरीब कहाँ पे है, केरल में, जबकि सबसे अधिक गरीब है जो बिहार में पाए जाते हैं। ये 33.76% है। टोटल पॉपुलेशन का 33.76% अभी भी बिहार में गरीब है। राज्य स्वास्थ्य सूचकांक स्टेट हेल्थ इंडेक्स में नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया, और इसमें केरल है जो सबसे प्रथम स्थान पे, सबसे टॉप क्लास की जिसका हेल्थ फैसिलिटीज है, केरल का है। और बिहार का स्थान कितना है, 19वां है बिहार का स्थान। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022, तो स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स 2022 है जो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। इसमें गुजरात है जो बड़े राज्यों में प्रथम स्थान, और गोवा है जो छोटे राज्यों में प्रथम स्थान पे है। तो गुजरात बड़े राज्यों में और गोवा है जो छोटे राज्यों में, याद रखिएगा किसमें, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 में। और देखिए बिहार का स्थान कितना है, बिहार का स्थान देख लीजिए, यह है जो 15वां है, कितना है, 15वां है। और स्कोर 38.3% है, 38.3 है स्कोर, ठीक है, किसमें, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में। तो बिहार का स्थान 15, याद रखिए, गुजरात है जो टॉप पे है। सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022, सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स 2022 में पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा जारी किया गया। उसमें पुडुचेरी सलाहकार परिषद है जो प्रथम स्थान पर रहा, और बिहार का स्थान 35वां, नीचे से दूसरा। ध्यान रखिएगा, नीचे से पूछ देता है डायरेक्ट कि नीचे से कौन सा स्थान, तो नीचे से दूसरा है, 35वां स्थान है, नीचे से दूसरा। और स्कोर 44.47 है, किसमें, सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में। जबकि डेल्टा रैंकिंग 2022 है जो अगस्त माह में जारी किया गया, नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है डेल्टा रैंकिंग। इसमें हरिद्वार उत्तराखंड है जो प्रथम स्थान पे है, और दूसरा स्थान पे खगड़िया है। दूसरा स्थान पे कौन सा, खगड़िया है। और 7वां स्थान पे शेखपुरा है। बिहार में दूसरा स्थान खगड़िया और 7वां स्थान शेखपुरा, अभी हमने ऊपर देखा था। तो खगड़िया और शेखपुरा है जो बिहार में 2 जिले हैं जो टॉप पे है डेल्टा रैंकिंग 2022 में। 7वां पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में जारी किया गया। पब्लिक अफेयर्स सेंटर बेंगलुरु से पैक जिसे बोलते हैं, ये बेंगलुरु से जारी किया गया। हरियाणा है जो बड़े राज्यों में है जो वो ऊपर है, और 15वां स्थान है जो बिहार का है। तो 15वां स्थान किस कहाँ है, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 में है। और 7वां पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में बिहार का स्थान 15वां है। पहला एनएफएसए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के लिए राज्य रैंकिंग है जो खाद्य सामाजिक वितरण मंत्रालय को दिया गया है, द्वारा जारी किया गया, और ओडिशा को पहला स्थान मिला है। जबकि ये बिहार का स्थान है जो कितना है, 7वां स्थान है बिहार का। किसमें, पहला एनएफएसए के लिए राज्य रैंकिंग के द्वारा जारी किया गया था, ये खाद्य सामाजिक वितरण मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। अब देखते हैं सुशासन सूचकांक 2020-21 जो गवर्नेंस इंडेक्स है, उसमें है जो 2020-21 में जारी किया गया। उसमें केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया, और इसमें मध्य प्रदेश है जो पहला स्थान पे, और ग्रुप बी में 6वां स्कोर है जो बिहार का है, 4.624। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में ये जारी किया वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा, जिसमें कौन टॉप पे था, गुजरात था। और बिहार का स्थान 19वां है, स्कोर 2.77। बिहार का स्थान 19वां किसमें, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में। और कॉमर्स एंड, ये याद रखिएगा, ये जो लॉजिस्टिक उद्योग वाला मंत्रालय निकालता है, और गुजरात है जो पहला स्थान पे है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक है जो नीति आयोग के द्वारा निकाला जाता है। ये एनीमिया है जो आयरन की कमी से होता है, और ये मध्य प्रदेश इसका पहला स्थान, और बिहार का स्थान है जो 22वां है एनीमिया मुक्त में। एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टोटल यूनाइटेड नेशन में 17 है, ठीक है। और एसडीजी शहरी सूचकांक 2021 है जो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। एसडीजी इंडिया कौन जारी करता है, तो नीति आयोग। ये शिमला है जो प्रथम स्थान पे है, और जबकि पटना का स्थान 22वां है, याद रखिएगा नीति आयोग में। नीति आयोग के एसडीजी शहरी सूचकांक में पटना का स्थान 22वां है, जबकि पहला स्थान हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक 2021 में इंडियन पुलिस फाउंडेशन के द्वारा ये जारी की गई। कौन सा, स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक, जिसमें आंध्र प्रदेश को है जो प्रथम स्थान, और 29वां सबसे अंतिम है जो बिहार के पुलिस को दिया गया। सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सूचकांक 2020-21 का तीसरा संस्करण में नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया, जिसमें केरल है जो टॉप पे रहा था, ठीक है, और सबसे अंतिम स्थान पे बिहार रहा था। तो यहाँ पे देख लीजिएगा कि जहाँ सबसे कम और कौन से पोजीशन पे है बिहार, वो है जो पूछे जाते हैं। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा पूरे इंडेक्स को। आपको ये विदित होगा कि G20 का अध्यक्ष है जो इस बार भारत है जो संभाल रहा है। इसके अध्यक्ष G20 के अध्यक्ष है जो भारत है।
और बिहार में भी इसका समिट हुआ था। इसको भी देखते हैं कि G20 पटना का मीट हुआ था। राज्यपाल अभी बिहार के कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने 22 मई 2023 को G20 देशों के 2 दिवसीय लेबर 20 L20 जिसे बोलते हैं L20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया था। किसने? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। देखिए G20 है जो काफ़ी नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पर काफ़ी इंपॉर्टेंट इस बार है, क्योंकि G20 का जो जिसने पहली बार है जो भारत ने इसकी अध्यक्षता संभाली थी। और स्थान कहाँ? पटना में, ज्ञान भवन पटना में किया गया। L20 शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? हिरनम्य पांडे। हिरनम्य पांडे है जो L20 शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष रहे। मुख्य विषय इसका क्या था कि सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा कोष की अंतर्राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी और महिलाएं और काम का भविष्य। तो पूछ भी सकता है कि इसका थीम क्या था, तो सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी और सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा की कोष की अंतर्राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी और महिलाएं और काम का भविष्य। बैठक में केंद्रीय श्रम सचिव आरती आहूजा, जो सेंट्रल जो लेबर सेक्रेटरी थी, आरती आहूजा ने भी शामिल हुई। हिरमन्य पांडे आरएसएस समर्थित ट्रेड यूनियन भारतीय मजदूर संघ बीएमएस के अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, तो हिरमन्य पांडे। अब देखते हैं कि बीएमएस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ परिसंघ आईटीयूसी का सदस्य नहीं है। बीएमएस अंतर्राष्ट्रीय जो है बीएमएस क्या हो गया? ये ट्रेड यूनियन भारतीय मजदूर संघ, ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ परिसंघ आईटीयूसी का सदस्य नहीं है, याद रखिएगा इसको। सम्मेलन में कुल मिलाकर कितने? 28 देशों के 173 प्रतिनिधि भाग लिए थे। तो कितने देश टोटल? 28 देश। भारत में टोटल है जो कितने राज्य हैं? 28 राज्य है। तो याद रखिएगा 28 देश ने अभी G20 में, भारत में L20 जो लेबर सम्मेलन हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया था 28 देश।